निहारिका अपनी माँ शीला और पिता कैलाश की एक लौती संतान थी, इसीलिए वो दोनों हमेशा अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे। इसी के चलते एक शाम निहारिका अपने बॉयफ्रेंड मयंक के बारे में बताते हुए अपने माता पिता से कहती है, पापा, मैं एक लड़के से बेहद प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। प्लीज आप उसके लिए मान जाओ। आप एक बार उससे मिल लो, उसे देख लो और कोई मौका नहीं मिलेगा उसे नापसंद करने का। हमें बोलने का मौका दिए बिना ही तुमने सब बोल दिया। अरे बेटा, हमने हमेशा तेरी खुशियों को प्रायोरिटी दिया है और हमें ये भी पता है कि तुम बहुत समझदार हो। हाँ, इसलिए तुमने अगर किसी लड़के को चुना है तो जरूर उसमें कोई बात होगी, इसलिए तुम एक बार उसे घर बुलाओ। हम अच्छे से उससे बात करते हैं, जानते हैं कि लड़का कैसा है, परिवार कैसा है। हाँ, और सब ठीक रहा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है अपनी बेटी का हाथ देने में। ओ माँ पापा, आप कितने अच्छे हो। चलो मैं जल्दी से मयंक को बता के आती हूँ। निहारिका अपने माता पिता से बात करने के बाद मयंक से मिलने जाती है, जहाँ वो एक कैफे में मयंक से गले मिलकर खुशी से झूमते हुए उसे बताती है, मयंक, मयंक, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने माँ पापा से बात कर ली है, वो तुमसे मिलने के लिए मान गए हैं। अरे वाह, चलो फिर अब बारात के स्वागत की तैयारी करना। वो सब कुछ बाद में, पहले तुम मेरे माँ पापा से तो मिल लो, उन्हें इम्प्रेस करो, फिर मिलेगी तुमको ये लड़की। इम्प्रेस? अरे फिदा है मेरे पर। क्या बोल रहे हो मुँह मुँह में? यही कि ऐसा इम्प्रेस करूंगा कि तुम्हारी जगह तुम्हारी मम्मी तैयार हो जाएंगी मेरे से शादी करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। चलो अब कॉफी ऑर्डर करते हैं। कुछ देर मयंक के साथ बातें करके और कॉफी पीकर अपने घर आती है और अगले दिन मयंक घर आने को था, जिसके लिए निहारिका की माँ अच्छे से सब तैयारी करवाने के बाद खुद भी बहुत अच्छे से तैयार होकर नीचे हॉल में आती है और उसको देखकर कैलाश कहता है, अरे मोहतरमा, आप क्यों इतना सच धज के आ गई? आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड आ रहा है, आपका नहीं। आप भी ना, मेरा होने वाला दामाद घर आ रहा है तो उसकी सास क्या ऐसे ही साधारण बन के बैठी रहेगी? इतने में ही निहारिका तैयार होकर नीचे आती है और अपनी माँ को देखकर कहती है, अरे वाह माँ, आज तो आप मेरी माँ की जगह बड़ी बहन लग रही हैं। इतना श्रृंगार किस लिए? दामाद को पटाने का इरादा है क्या? दामाद तो पहले ही पटा हुआ है तुमसे। अच्छा चलो, मयंक आता ही होगा, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मैंने तो अभी तक मयंक का नाम बताया ही नहीं था माँ पापा को, तो माँ को कैसे पता चल गया? कहीं मैंने बताया हो या मैं भूल गई हूँ। निहारिका इतना सोच ही रही थी कि तभी घर की डोरबेल बजती है और निहारिका भागते हुए जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने मयंक हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए आया था और वो कहता है, देखो मैं आ गया। हाँ हाँ, अब अंदर आ जाओ और थोड़ा डिसेंट से चल कर आओ। अरे बाबा, तुम चिंता मत करो और चलो यहाँ से अंदर। निहारिका मयंक को लेकर अंदर आती है और अपने माँ बाबा को मयंक के बारे में परिचय देते हुए बताती है, माँ पापा, ये मयंक है। मयंक, ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा। बैठो बेटा। मयंक और कैलाश बैठकर बातें करने लगते हैं। इतने में शीला और निहारिका सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। शीला चाय का कप देते हुए मयंक से कहती है, मयंक, ये लो चाय, चाय पियो और फिर बात करो। आखिर मेरी बेटी के होने वाले पति हो तुम। वाह माँ, आपकी तरफ से मयंक पास है। अब बचे पापा। पापा आप बताओ, आपका क्या फैसला है? बेटा, मेरा फैसला है कि हमें जल्दी ही मयंक के घर वालों से मिल लेना चाहिए। कैलाश की भी हाँ सुनकर निहारिका बहुत खुश थी और मयंक की फैमिली से बातचीत करके वो रिश्ता पक्का कर देते हैं। अब कुछ ही समय में दोनों की शादी हो जाती है। शादी वाले दिन जब निहारिका विदा होने के वक्त अपनी माँ शीला के गले लगकर रो रही थी तो ये देखकर मयंक कहता है, निहारिका, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसीलिए क्या हम ये विदाई कल कर लें? कम से कम एक रात और निहारिका अपने माता पिता के साथ रह लेगी। प्लीज माँ। मयंक की बात सुनकर उसकी माँ साधना कहती है, ऐसा नहीं होता है मयंक, विदाई तो हर लड़की की होती है और कल भी तो जाएगी ना निहारिका अपने ससुराल, तो आज क्यों नहीं? हाँ माँ जी सही कह रही हैं। आप मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। ऐसे कैसे ना करूं? तुम मेरी पत्नी हो। और माँ प्लीज, आज की रात की बात है, मैं कल सुबह निहारिका को लेकर आ जाऊंगा। मयंक के मनाने पर उसकी माँ मान जाती है और बिना दुल्हन लिए अपने घर चली जाती है। अब उस रात मयंक अपने ससुराल में ही रुकता है, जहाँ रात के समय
शीला उनके कमरे में दूध का ग्लास लिए आती है और कहती है, अरे तुम दोनों अभी तक सोए नहीं? मम्मी जी, आप नहीं आई थी तो हम कैसे सो जाते। मेरा मतलब आज मैंने निहारिका को आपके साथ रहने के लिए ही यहीं रोका है, तो इसीलिए आज आप इसके साथ सो जाओ। मैं आपके कमरे में पापा के साथ सो जाता हूँ। अच्छा दामाद जी, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। चलिए फिर मैं आपको अपना कमरा दिखा देती हूँ। निहारिका तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। शीला मयंक को अपने कमरे की तरफ लेकर जा ही रही थी कि तभी एक खाली कमरे में शीला को खींचकर वो ले जाता है और वहाँ वो उससे कहता है, और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे, तुमको सामने देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं होता। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे ससुर जी देख लेंगे। दामाद जी हटो। ये देखकर शीला मयंक को खुद से दूर करके कहती है, ये देखिए दामाद जी, ये कमरा हमने आपके और निहारिका के होने वाले बच्चे के लिए रखा है। जब भी आप उनके साथ हमारे घर आएंगे तो वो यहाँ रुकेंगे। शीला के इतने बोलते ही कैलाश वहाँ आकर कहता है, अरे भाग्यवान, दामाद जी को आज ही सब बता दोगी, उनको आराम करने दो। चलिए दामाद जी, मैं निहारिका के कमरे तक आपको छोड़ कर आऊँ। नहीं, ये आज आपके साथ सोएंगे। निहारिका अपनी माँ के साथ सोएगी। शीला कैलाश संग मयंक को भेजकर निहारिका के साथ सोने चली जाती है। अगले दिन मयंक निहारिका को उसके ससुराल लेकर जाता है, जहाँ साधना अपनी बहू की आरती उतारकर उसका स्वागत करते हुए कहती है, बहू अब आ गई हो तो तुमको जाने नहीं दूंगी अब तुम्हारे मायके। माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं भी बार बार अपने मायके नहीं जाऊंगी। मुझे मेरी जिम्मेदारियों का अच्छे से पता है, जो मेरी इस घर की तरफ बनती है। बस मुझे अपनी बहू से यही उम्मीद थी। चलो अब अंदर आओ। तुम मायके नहीं जाओगी तो मैं शीला से कैसे मिलूंगा? मायके तो मैं तुमको हर दूसरे दिन लेकर जाऊंगा। निहारिका को ससुराल में आए 1 हफ्ता हो चुका था और अब वो अपने ससुराल में अच्छे से ढल गई थी। लेकिन 1 हफ्ते बाद ही एक शाम जब साधना और निहारिका हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे, तब मयंक आता है और वहाँ आकर निहारिका से कहता है, निहारिका, तुमको मायके की याद आती होगी ना? सच कहूँ तो बिल्कुल नहीं। माँ जी मुझे इतना प्यार देती है ना कि माँ की कमी महसूस ही नहीं होती। माँ की जब कभी मुझे याद आ जाता है तो वीडियो कॉल कर लेती हूँ। वीडियो कॉल से क्या होगा? चलो मैं तुमको तुम्हारे मायके ले चलूं। अरे लेकिन क्यों? मुझे नहीं जाना, और अभी तो 1 हफ्ता हुआ है शादी को। मायके के चक्कर लगाते घूमूं क्या? सही कहा बहू ने। अरे जब उसको नहीं जाना तो तू जबरदस्ती क्यों कर रहा है? अरे सासू माँ का फोन आया था कि उनको निहारिका से मिलना है। रो पड़ी थी वो कॉल पर। बाकी फिर भी तुम्हें नहीं जाना तो कोई नहीं। बहू ऐसा कर, जब मिला, माँ का दिल है, बेटी के बिना उदास तो हो ही जाता है। ठीक है माँ जी, आप रुकिए जरा, मैं अपना पर्स ले आऊँ। निहारिका कमरे में जाकर अलमारी खोलकर अपना पर्स निकालती है। तभी उसकी नजर अलमारी में एक नीचे बने ड्रॉर पर जाती है और वो जब उसे खोलकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कुछ ही पलों में वो पर्स लेकर नीचे आती है और मयंक के साथ अपने मायके जाती है, जहाँ मयंक और निहारिका को देखकर शीला और कैलाश कहते हैं, अरे दामाद जी और निहारिका, अच्छा किया तुम आ गए। मुझे बहुत याद आ रही थी अपनी बच्ची की। अच्छा किया बेटी, आ गई। याद तो मुझे भी मतलब निहारिका को भी आ रही थी आप दोनों की। मुझे या आपको? वो भी माँ की? अच्छा जी, अब सास दामाद का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि बेटी से ज्यादा दामाद जी उसकी माँ को याद करते हैं। हाँ पापा करेंगे ही याद, माँ को मुझसे पहले से जो जानते हैं। इतना बोलकर निहारिका मयंक और शीला की वो सारी फोटोज हवा में उड़ाती है जो उसे अपने ससुराल में मयंक की अलमारी से मिली थी। कैलाश अपने दामाद और अपनी पत्नी की साथ में तस्वीरें देखकर हैरान था, तो वहीं शीला ये सब देखकर घबराते हुए कहती है, ये सब? ए जी मेरी बात सुनिए। क्या सुने पापा माँ? अरे क्यों किया आपने ऐसा? आपका और मयंक का पहले से रिश्ता था। आपने पापा को तो धोखा दिया ही दिया, साथ ही अपनी सगी बेटी को भी नहीं छोड़ा। कहीं आपने अपने फायदे के लिए ही तो मयंक को मेरी जिंदगी में नहीं भेजा था, ताकि शादी करने के बाद मैं जब भी मायके आऊँ तो आपका मौका लग जाए और आपका अफेयर चलता रहे। मुझे माफ कर दे बेटी। मयंक से जब मैं मिली तो मुझे पता नहीं चला कि कब मुझे उससे प्यार हो गया, और उसको अपने पास रखने के लिए मैंने उसे तुम्हारे पीछे लगाया ताकि तुम दोनों की शादी हो, तो उसके बाद भी ये मेरे करीब रहे। लेकिन इस चक्कर में मैं ये भूल गई कि मैंने अपनी ही बेटी को अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल कर लिया। इतना बड़ा धोखा! निकल जाओ मेरी जिंदगी और इस घर से। और ये घटिया लड़का
जिसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करी। तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मयंक और शीला के अफेयर के सामने आने पर दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कैलाश आसानी से उन दोनों को जाने देने की बजाय दोनों पर धोखाधड़ी का केस करता है, जिसके बाद वो दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे होते हैं और उनके चर्चे पूरे शहर में होते हैं। माला सुबह सुबह अपनी सौतेली बेटी को ताने दे रही होती है। महारानी एक तो सुबह लेट उठती है, ऊपर से अब तक इसका काम नहीं हुआ है। सुबह के 10 बजने को है, लेकिन अभी तक ये घर के कामों में ही लगी हुई है। अरे कर तो रही है बेचारी काम, और कितना काम करेगी घर का। जरा एक बात बताना, तुम या तुम्हारी बेटी कितना काम करती है घर का? मेरी बेटी के बारे में एक शब्द कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो तुमसे शादी करके पछता रहा हूँ। सोचा था एक पत्नी के जाने के बाद दूसरी आएगी तो इस घर को संभालेगी, मेरी बेटी कविता को माँ का प्यार देगी, देखभाल करेगी। लेकिन तुम तो डायन निकली। अरे तुमसे शादी करके तो मैं पछता रहा हूँ। अरे मैंने अपनी बेटी की जिंदगी अपने हाथों बर्बाद कर दी। हाँ तो क्यों की शादी? क्या मैंने डोरे डाले थे तुम पर जो तुम मेरी तरफ खींचे चले आए? अरे नहीं करते शादी। माँ, पिताजी, आप लोग मेरी वजह से लड़ना बंद कीजिए। मैं जल्दी जल्दी घर का काम निपटा लेती हूँ। खाना बना चुकी हूँ, बस झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े धोने रह रहे हैं। देखो देखो मेरी बेटी कितनी समझदार है, और एक तुम्हारी बेटी है 10 बजे से पहले उठती नहीं है, और कुछ कहो तो उल्टा सुना देती है, और सारा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती रहती है। अरे लड़कियों वाले कोई गुण है इसके अंदर? अरे मेरी बेटी की तुलना तुम अपनी बेटी से तो बिल्कुल ही मत करो। मेरी बेटी कविता से लाख गुना अच्छी है। कहाँ ये बिन माँ की बेटी, और मेरी बेटी को तो मैं पूरे संस्कार देती हूँ। कविता की माँ का देहांत कुछ समय पहले हो गया था। कविता की माँ सरस्वती के जाने के बाद कविता के पिता दया ने दूसरी शादी की थी, और माला के घर आने के बाद घर में कभी खुशियाँ नहीं आई। हर दिन माला किसी न किसी बात को लेकर घर में कलेश ही किया करती थी। एक रोज कविता घर का काम कर रही होती है, तभी कविता के पिता दया कविता से आकर कहते हैं, अरे बेटा कविता इधर आ, तेरे लिए अच्छी खबर लेकर आया हूँ। हाँ पिताजी, कहिए ना, क्या खबर लेकर आए हैं? बेटा तुझे पता है कल तुझे ना लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैंने सोचा जल्दी से आकर तुझे बता देता हूँ, और तेरी शादी जल्दी से करके तुझे भेज देता हूँ, ताकि इस माला के अत्याचारों से तू थोड़ी बच जाए। अरे कम से कम ससुराल में जाके खुश तो रहेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी वजह से ही तो तुम्हारी बेटी की किस्मत में दुख लिखा है। मैंने ही तुम्हारी पत्नी को मारा था ना, ऐसा भी कह दो। अरे तुम्हें बीच में घुसने की क्या जरूरत है? मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? हाँ हाँ, बाप बेटी की बातें जो चल रही है, जैसे तो मैं इस घर का हिस्सा ही नहीं हूँ। मुझे कुछ जानने का अधिकार है भी या नहीं? दया ने अपनी बेटी कविता के लिए लड़का देखा था। लड़के वाले कल आने वाले थे, और माला भी चाहती थी कि कविता इस घर से चली जाए। अब अगले ही दिन कविता के लिए रिश्ता वाले आते हैं। अरे लड़की तो बहुत सुंदर है आपकी, कितनी पढ़ी लिखी है, घर का काम धंधा तो जानती है ना, और घर की जिम्मेदारी तो संभाल लेगी ना? जी बहन जी, घर का काम वाम सब अच्छे से करती है। मेरी सारी जिम्मेदारी मेरी बेटी निभाती है। आपको पता है मेरी पहली पत्नी के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मेरी बेटी ने उठाई है। माला तो बस नाम की पत्नी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, सब कुछ तुम बता दो कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। देखिए भाई साहब, लड़की तो हमें पसंद है और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा बेटा अच्छा खासा कमाता है, बस एक घर संभालने वाली बहू चाहिए। अरे बहन जी उसकी आप चिंता मत कीजिए, मेरी बेटी घर परिवार सब कुछ अच्छे से संभालना जानती है। इस मामले में तो आप बेफिक्र रहिए। हाँ हाँ, अपनी बेटी की तारीफ करते नहीं थकते कभी ये। ठीक है भाई साहब, जल्दी से हम शादी की तारीख तय करते हैं, और शादी भी जल्दी होगी। लड़के वालों को कविता तो पसंद आ जाती है, और कुछ दिन बाद ही कविता की शादी की तारीख भी रखी जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। माला भी चाहती थी कि कविता यहाँ से चली जाए, ताकि पूरे घर में वो अपना हुक्म चला सके। लेकिन जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, माला के मन में खोट पैदा होने लगा था। अरे तू पूरे दिन बाहर घूमती रहती है, तुझे कोई खबर भी है? कविता की शादी होने वाली है, और लड़का बहुत सुंदर है और कमाता भी अच्छा है।
मैं तो सोच रही थी तेरी शादी करवा दूं उससे। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं कविता से 2 साल छोटी हूँ और रिश्ता उसका लगा है, ना कि मेरा। अरे लड़के वाले बहुत पैसे वाले हैं और ऐसा घर ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला। मैं तो कहती हूँ कि जैसे भी इस शादी के लिए तू अपने आप को मना ले। माँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं कविता के होने वाली पति से तो शादी नहीं कर सकती। आपके मन में ना जाने क्या क्या आता रहता है। माला को जब पता चलता है कि कविता के ससुराल वाले अमीर हैं, अच्छे खानदान से हैं, तो उसके मन में लालच आ जाता है और वो सोचती है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि ऐसा रिश्ता हाथ से ना जाने दूं और अपनी बेटी दीपा की शादी कविता के लिए आए रिश्ते से करवा दूं। ऐसे ही समय बीतता है और शादी का दिन नजदीक आ जाता है। अब शादी वाले दिन माला के मन में खुराफाती चल रही होती है। आज जैसे भी कविता की जगह मंडप में मैं अपनी बेटी दीपा को बैठा दूंगी। उसके बाद जब शादी हो जाएगी तो सब ठीक ही हो जाएगा। अरे भाई साहब, कहाँ है आपकी लड़की? जल्दी से लेके आइए, मुहूर्त निकलता जा रहा है। मैं भी तो देखूं अपनी बहू को, आखिर दुल्हन के जोड़े में कैसी लग रही है। जी बस अभी आती ही होगी, मैंने कविता को लाने के लिए भेजा है। माला इधर कविता के कमरे में जाकर उसके सामने हाथ जोड़कर रो रही होती है कि वो ये शादी ना करके अपनी जगह दीपा की शादी करवा दे। और कविता भी अपनी सौतेली माँ को रोता हुआ देख अपनी शादी का जोड़ा अपनी बहन को पहना देती है। अब घूंघट किए माला के साथ मंडप तक कविता नहीं, दीपा आती है और उसे माला दूल्हे के पास बिठा देती है। पंडित भी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन लड़के की माँ लड़की की हाइट देखकर शक करती है। मुझे लड़के में कुछ गड़बड़ सी लग रही है। ऐसा क्या है? लग रहा है हाइट छोटी है। अरे बहन जी, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? जी भाई साहब, सब ठीक है, लेकिन लड़के का घूंघट उठा तो देते। इतने सारे मेहमान आए हैं, वो भी देख लेते। आखिर मेरी बहू दुल्हन बनकर कैसी लग रही है। अरे बहन जी, आप इतनी चिंता क्यों करती हो? अभी माला को कहता हूँ, बिटिया का घूंघट उठा देगी। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खुद ही अपनी बहू का घूंघट उठाती हूँ। आखिर मैं भी तो देखूं मेरी बहू कैसी लग रही है। इतना कहने के बाद लड़के की माँ मंडप पर जाकर दुल्हन का जैसे ही घूंघट उठाने लगती है, माला लड़के की माँ का हाथ पकड़ लेती है। अरे अरे, इतने शुभ मुहूर्त में आप दुल्हन का घूंघट उठा रही हैं। मंगलसूत्र और सिंदूर दान तो हो जाने दीजिए। अरे मैं बस अपनी बहू का चेहरा देखना चाह रही थी और कुछ भी नहीं। बस एक बार चेहरा देख लूं, उसके बाद शादी होती रहेगी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे आप इस शादी से पहले लड़की देख सकते हैं? वह हमारे रिवाज में नहीं है। लड़कियों का घूंघट शादी के बाद ही उठता है। माला के घूंघट ना उठाने देने पर अब लड़के की माँ को और भी ज्यादा शक होने लगा था और वो माला की एक ना सुनते हुए दुल्हन का घूंघट जैसे ही उठाती है, वो हैरान रह जाती है क्योंकि दुल्हन के भेष में वहाँ कविता नहीं बल्कि दीपा थी, जिसे देखकर लड़के के माँ का गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। ये शादी नहीं हो सकती, ये तो मेरी बहू है ही नहीं। आपने किसको बिठा दिया मंडप पे? दीपा, तू यहाँ क्या कर रही है? और कविता कहाँ है? माला, कविता कहाँ है? क्या किया तुमने मेरी बेटी को? कहाँ रखा उसे? पिताजी, मुझे शादी से बचा लीजिए। माँ मेरी जबरदस्ती शादी करवा रही हैं, बल्कि दीदी के सामने रोककर गिड़गिड़ाकर उन्होंने मुझे यहाँ बिठा दिया है। अरे क्या कह रही है तू? कविता ने खुद ही शादी से मना कर दिया था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जरूर इसमें तुम्हारी कोई चाल होगी। बहन जी, मैं माफी चाहूंगा। शादी तो होकर रहेगी, वो भी कविता से। माला के लाख ड्रामा करने के बाद भी दया अपनी बेटी कविता की शादी धूमधाम से और अच्छे से करवाकर उसे विदा करवा देता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी के इस हरकत पर बहुत शर्मिंदगी होने लगती है। लेकिन अंत भला तो सब भला, जैसे दया चाहता था वैसा ही होता भी है।